बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेब इंजीनियरिंग में लास्ट टाइम हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशंस देखा टॉपिक, उसमें कई एप्लीकेशंस हमने देखी। आज उसमें दो और टाइप की बड़ी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हम देखेंगे। उनमें से एक है सर्च इंजन। ठीक है जी, सर्च इंजन्स आर आल्सो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ये होता क्या है? सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल यूजर्स यूटिलाइज टू फाइंड सर्टेन इंफॉर्मेशन। और ये जो सर्टेन इंफॉर्मेशन आती है, ये सर्च इंजन की अपनी एक ह्यूज डेटाबेस में से वो सर्च करके लाता है। ठीक है जी, ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट और ऑन द इंटरनेट। ठीक है। In order to show up in search results, your content needs to first be visible to search engines. अब ये अगर कंटेंट की बात की जाए, सर्च इंजन कौन सा कंटेंट फाइंड आउट करेगा, तो सबसे पहले जो कंटेंट होता है वो सर्च इंजन्स की लिस्ट में शामिल होना चाहिए, उसको विजिबल होना चाहिए, फिर वो अपने रिजल्ट्स में कंटेंट शो करता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, सर्च इंजन ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसा टूल है जिसको एंड यूजर यूज करते हैं किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए, किसी भी किस्म के कंटेंट को सर्च करने के लिए जो कंटेंट सर्च इंजन के साथ उसका रेफरेंस है, सर्च इंजन को विजिबल है। ठीक है। और सर्च इंजन को विजिबल कैसे होगा कंटेंट? जाहिर बात है, जो हम उसको जिस कंटेंट को लाइव करेंगे, हम जो भी आमतौर पे हमारा जो कंटेंट है वो हम उसको लाइव कैसे करते हैं? अपनी वेबसाइट के ज़रिए से। ठीक है जी, हम कोई डोमेन नेम रजिस्टर्ड करते हैं और उसको किसी होस्टिंग लेके तो उसको हम लाइव कर देते हैं। It's arguably the most important piece of the SEO puzzle. If your site can't be found, there is no way you will ever show up in the SERP, search engine result page. बड़ी सादा सी बात है कि अगर आपका जो कंटेंट है, जो आपका पेज है, जो आपकी वेबसाइट है, वो सर्च इंजन को वो फाइंड ही नहीं हो रही, ठीक है, तो वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर डिस्प्ले भी नहीं हो सकती। ठीक है। तो चूंकि सर्च इंजन का जो ताल्लुक है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे फर्दर आगे चल के कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। लेकिन बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर सर्च इंजन आपके कंटेंट को, कोई भी चीज़ है, वो आपका वेबसाइट है, वेब पेज है, कोई इमेज है, वीडियो है, अगर वो सर्च इंजन को नज़र ही नहीं आ रहा, उसको विजिबल ही नहीं है, तो फिर वो रिजल्ट पेज पे भी डिस्प्ले नहीं होगा। Usually search engine is an automated software application which can perform several function। तो कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करता है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, गिविंग रिजल्ट्स। अब इसमें ये जो इसके दो पहले पॉइंट्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्रॉलिंग क्या होता है जी? जो सर्च इंजन है उसमें कोई ऑटोमेटेड उसके मॉड्यूल्स हैं जिसको बॉट कहा जाता है या स्पाइडर कहा जाता है। वो डिफरेंट कंटेंट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, और फिर वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके तो रिजल्ट शो करते हैं। इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो एक ब्रॉडर सिनेरियो आप देख लें। ये सर्च इंजन को यूज़ करते हुए किसी भी कीवर्ड के साथ कोई भी टॉपिक सर्च जब किया जाता है, तो सर्च इंजन क्या करता है? सबसे पहले वेब क्रॉलर्स और वेब स्पाइडर्स वो वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। कहाँ पे जाते हैं? ये वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और ये वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं। उसके बाद फिर ये वहाँ से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, उसका एक इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है जी, स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। उसके बाद ये जो इंटरफेस है सर्च इंजन का, जहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी जाती है। अब ये जो इसके फंक्शंस थे उसमें सबसे पहले क्रॉलिंग
Crawling is the discovery process in which search engines send out a team of robots known as crawlers or spiders to find new and updated content. तो crawling में जो search engine है वो क्या करता है, वो रोबोट्स को सेंड करता है, वो क्रॉलर्स को सेंड करता है, स्पाइडर्स को सेंड करता है, किस लिए कि वो वेब के ऊपर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पर जाएं और नया अपडेटेड कंटेंट लेके आए। ठीक है जी। वैसे क्रॉलिंग से मुराद वैसे जिस तरह से छोटे जो बेबीज होते हैं वो जब जमीन के ऊपर चलते हैं ना, ठीक है, अपने हाथों के साथ, अपने वो लेग्स के साथ, या फिर जो ट्रूप्स हैं, जो आर्मी पर्सनल्स हैं, जब वो लेटे लेटे चलते हैं उसको भी क्रॉलिंग कहा जाता है। ठीक है जी। कंटेंट कैन वेरी, इट कुड बी वेब पेज, एन इमेज, अ वीडियो, अ पीडीएफ, और इसके अलावा भी बेशुमार टाइप्स हो सकती हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट कंटेंट इज डिस्कवर्ड बाय लिंक्स। तो ये लिंक्स के साथ डिस्कवर होगा, हाइपरलिंक्स के साथ। ये एक क्रॉलिंग का जनरल सा सिनेरियो दिखा दिया गया कि जो रोबोट्स हैं, जो क्रॉलर्स हैं, जो स्पाइडर्स हैं, वो डिफरेंट वेब पेजेस पे, वेबसाइट्स पे लिंक्स सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है? गूगल सर्च इंजन वर्क्स एज गूगल बॉट, स्टार्ट्स आउट बाय फैचिंग वेब पेजेस, then follows the links on those web pages to find new URLs। तो जो गूगल में जो रोबोट्स हैं उनको गूगल बॉट कहा जाता है। जो स्क्रॉलर, जो क्रॉलर हैं, जो स्पाइडर हैं, उनको क्या कहा जाता है? गूगल बॉट। ये जाते हैं पेजेस के ऊपर और वहां से URL फाइंड आउट करते हैं, नए जितने भी URL होंगे। बाय होपिंग along these links, hoping, discovering, traversing, going through from these links, the crawler is able to find new content and add it to their index called caffeine, a massive database of discovered URL। जैसे प्रीवियस डायग्राम में भी दिखाया कि क्या होगा, ये जो डिस्कवर होंगी चीजें, जो भी कंटेंट्स डिस्कवर होंगे, ये डेटाबेस में जाएंगे और वहां से ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। तो जो गूगल सर्च इंजन है, इसका जो क्रॉलर है, स्पाइडर है, उसको गूगल बॉट कहा जाता है, और जो इसकी डेटाबेस है उसको कैफीन कहा जाता है। ठीक है जी। जहां पर ये, अब गूगल की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जितने भी सर्च इंजन्स हैं बेशुमार हैं, दर्जनों सर्च इंजन्स वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 90% से ज्यादा जो सर्च है वो गूगल के जरिए से की जाती है। ठीक है। इसलिए जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो गूगल को प्रायोरिटाइज करते हैं, गूगल के साथ वो अपनी रैंकिंग एसईओ करने की कोशिश करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं और इसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर गूगल को थोड़ा सा उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया। अब ये देखें, ये गूगल बॉट और ये कैफीन। गूगल बॉट क्या क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है लिंक्स विद बोथ एंकर टैग एंड हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट्स। ये किसको? एंकर टैग और हाइपर रेफरेंस को देखते हुए, यानी कि लिंक्स, हम HTML में लिंक लगाने के लिए आपको पता है कि href प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंकर टैग में। एंकर टैग ए और href उसकी प्रॉपर्टी है। फिर रिट्रीव करता है कंटेंट्स एंड एनी सबसीक्वेंट अपडेट्स, अगर कंटेंट पहले से मौजूद था लेकिन उसमें कोई अपडेशन की गई है। क्रॉल करता है वेब पेजेस। क्रॉल का सिंपल सा मीनिंग क्या है जी? वो डिफरेंट उसके लिंक्स को एक्सप्लोर करता है, सर्च करता है, ट्रैवर्स करता है। फिर उसके बाद ये जो भी इसने कंटेंट निकाले, जो भी इसने नए URL निकाले, ये फिर कैफीन में जो इसकी गूगल की डेटाबेस है वहां पर इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्स वेब पेजेस, सेंड लिंक्स एक्सट्रैक्टेड टू गूगल बॉट फॉर क्रॉल क्यू, एग्जीक्यूट्स जावास्क्रिप्ट, रेंडर जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस। तो कैफीन पे फिर कुछ इसके फंक्शंस हैं। ठीक है जी। तो या इस तरह से ये अपना क्रॉलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है गूगल सर्च इंजन। और उसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप था इंडेक्सिंग।
इंडेक्सिंग अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी उसे लिंक्स मिले, जो भी यूआरएल मिले, जो भी उसको कंटेंट मिला, उसको उसने उसकी इंडेक्सिंग करनी है। उसको उसने किसी ऑर्डर में उसने डिस्प्ले करवाना है। टॉप पे कौन सा कंटेंट आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। आफ्टर क्रॉलिंग, सर्च इंजन्स process and store information they find in an indexed form, a huge database of all the content they have discovered and deem good enough to serve up to the researchers। तो वो उसको सर्व कर देते हैं, उसको डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है जी। और ये जो इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं ये इंडेक्स्ड फॉर्म में होती है, एक उसका ऑर्डर में ये डिस्प्ले की जाती है। It is based on the appearance of the keyword phrases on each website individually and allows fast and easy query and subject search। और इसके पीछे कैसे उसको इंडेक्सिंग करता है, वो बेस किस पर करता है, कीवर्ड्स के ऊपर बेस करता है, कीवर्ड फ्रेजेस। अगर किसी ने सर्च किया वेब इंजीनियरिंग, तो उसका कीवर्ड फ्रेज क्या है, 2 वर्ड्स हैं वेब इंजीनियरिंग, तो वो देखेगा किस किस रिसोर्स में ये वेब इंजीनियरिंग का वर्ड आया और किस तरह से आया और उसको कितनी सर्चेज की गई। चूंकि इसका जो एल्गोरिदम है सर्च इंजन का वो चेंज होता रहता है, तो उसमें पूरा प्रोसेस होगा उसको इंडेक्सिंग करने का कि किस तरह से हमने किसी कंटेंट को टॉप पे लेके आना है। उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और उसी एल्गोरिदम, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए जो बिजनेस हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपने कंटेंट, अपनी वेबसाइट, जिस भी टाइप का कंटेंट है उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या करवाते हैं किसी प्रोफेशनल से। बेटा इसमें जो ना, जो आपका क्वेश्चन है कि अगर लोग ज़्यादा सर्च करेंगे तो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज टॉप पे आ जाएगा, देखिए ये तो एक पॉइंट है, लेकिन अगर कोई न्यू कमर है, ठीक है, अगर न्यू कमर है, वो फेमस भी नहीं है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक लेक्चर में एग्जांपल दी थी, शायद आपकी क्लास में किसी और में, के लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में गालिबन क्रिकेट वर्ल्ड कप में शुएब अख्तर ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसके देखते ही देखते एक माह में शायद उसके बिलियन या शायद मिलियन उसके फॉलोअर्स हो गए, सब्सक्राइब उसके हो गए, ठीक है। वो तो एक सेलिब्रिटी था, एक वो सुपरस्टार था, ठीक है। अगर कोई न्यू कमर है तो उसको जो टेक्निक्स हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। जब किसी ने कोई कीवर्ड सर्च किया, कोई भी, जैसे मैंने आपको कहा वेब इंजीनियरिंग उसने सर्च किया, तो अभी तो वो फेमस नहीं है पर्सन, उसको कोई कैसे सर्च करेगा। अब वेब इंजीनियरिंग बेशुमार कंटेंट्स हैं, तो उसको एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, जो भी गूगल का सर्च इंजन का एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग उसको टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसको जो एल्गोरिदम में जो चीज़ें जिसको वो प्रायोरिटाइज करते हैं, जिस तरह से पेजेस को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको वो कुछ अपने कंटेंट में शामिल करना पड़ेगा वो चीज़ें, ठीक है। तो एसईओ के लिए हमें किसी भी सर्च इंजन का एल्गोरिदम समझना जरूरी होता है कि वो कैसे प्रायोरिटी देता कैसे है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर कोई एंड यूजर्स किसी कंटेंट को स्पेसिफिकली सर्च करते हैं तो वो टॉप पे आ जाएगा, लेकिन किसी को पता भी तो चले ना। अब फर्ज करें आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने उस पर कोई टॉपिक डाल दिया वेब इंजीनियरिंग के टाइटल से, अब उसमें आप अपना नाम तो नहीं नॉर्मली डालते अब्दुल रहमान, अगर डाला भी जाता है और अब्दुल रहमान को जानता कौन है, एक टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो न्यू कमर्स के लिए एल्गोरिदम को फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग एसईओ करना, करवाना, खुद से करना या करवाना, जितना करेंगे उतना वो आपका जो कंटेंट है वो टॉप पे आता जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यूजर बेस है तो फिर डेफिनेटली वो आसानी से टॉप पे आ सकता है। एनीवेज, उसके बाद इंडेक्सिंग के बाद ये इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर भी करता है जो सर्च इंजन है। To make the search quick and easy, it is crucial to store the web content within the database। तो होता क्या है, जब दोबारा से क्रॉलिंग करेगा तो वो उसके जो नए अपडेटेड यूआरएल हैं, लिंक्स हैं, वो उनको फाइंड आउट करेगा, लेकिन उसके पास एक बेसिक डेटाबेस भी अवेलेबल है। जब उसे नए कंटेंट मिलेंगे, नए यूआरएल मिलेंगे, तो अपनी डेटाबेस में वो नए यूआरएल को पुरानों के साथ रिप्लेस भी करेगा, अपडेट भी करता रहेगा।
स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद गिविंग रिजल्ट, फिर वो जो इंटरफेस होगा उस पे रिजल्ट्स डिस्प्ले करवा देगा जिसने भी यूजर ने रिसर्च की। ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जैसे आपने क्वेश्चंस भी किए। इन सिंपल टर्म्स एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर साइट या कंटेंट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी फॉर रेलेवेंट सर्चेस। आपका जो भी कंटेंट है, जब उस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सर्च की जाती है, एंड यूजर किसी भी जगह से, किसी भी जो है वो जियोग्राफिकल लोकेशन से, किसी भी कंट्री से वो सर्च करता है, तो आपका जो कंटेंट है, आपके कंटेंट से रिलेटेड जो सर्च हो रही है, उस सर्च में आपके कंटेंट की विजिबिलिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, दिस इज कॉल्ड एसईओ। ठीक है जी। इंप्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी। आपके कंटेंट की विजिबिलिटी कैसे इंप्रूव होगी, कौन से प्रोसेस आप करेंगे, क्या चीजें अडॉप्ट करेंगे, इंप्रूव होगी, ये सारा प्रोसेस, इसको समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना एसईओ कहलाता है। द वर्ल्ड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड एवर चेंजिंग। एवर चेंजिंग क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम चेंज हो जाता है। जब कोई सर्च इंजन अपना एल्गोरिदम चेंज करता है, डेफिनेटली हमें उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसईओ नॉलेज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ठीक है। तो उसमें ये चंद चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिक्स हैं, जो कि किसी भी एल्गोरिदम में वो वर्क करती हैं, एल्गोरिदम जैसा भी हो। एक तो है कीवर्ड्स। कीवर्ड से क्या मुराद है? आपने कोई भी कंटेंट पब्लिश किया इंटरनेट पे, तो उसमें कीवर्ड्स आप यूज करेंगे। आपका वेब इंजीनियरिंग पे टॉपिक है, तो आप उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज करेंगे। अब वेब इंजीनियरिंग के कुछ सिनोनिम होंगे, ठीक है। उसको कीवर्ड्स को जनरेट करने के लिए भी बेशुमार प्रोफेशनल टूल्स भी अवेलेबल हैं, सिंपल टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है। अब अगर सिंपल टेक्निक्स की बात करें जी, ये देखिए, जब आप कोई भी सर्च इंजन ओपन करते हैं, आपका आप वहां पे कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, आपने वेब लिखा। अब उसके बाद जो भी आपको ये देखिए इंजीनियरिंग, अब इसके साथ ये जो आपको सजेशंस दे रहा है, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर मोस्टली सर्च होते हैं। तो आप सर्च इंजन को यूज करते हुए भी कीवर्ड्स को समझ सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हमें अपने कंटेंट में शामिल करने हैं। ठीक है जी। अब ये देख लें, वेब इंजीनियरिंग में वेब इंजीनियरिंग कोर्स, वेब इंजीनियरिंग एमसीक्यूज, कोर्स आउटलाइन, डेफिनेशन, इसके अलावा भी, ठीक है, अगर आपने कोई YouTube पे कंटेंट डालना है, तो आप वहां पे भी YouTube पे जाके सर्च करें, कीवर्ड्स लिखें, जो खुद से वो सजेशन देगा वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सर्च्ड कीवर्ड्स होंगे। आप उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में अप्रोप्रिएट वे में शामिल कर सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप उसको अपने टाइटल में, अपने उसके कंटेंट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, HTML के मेटा टैग्स में आप उनको यूज करेंगे, टाइटल उसका वही सेम रखेंगे। ठीक है जी। तो एक तो आपके कीवर्ड्स रोल प्ले करते हैं, उसके बाद जो आपका कंटेंट है, ठीक है, आपका कंटेंट एक तो क्वालिटेटिव होना चाहिए, फिर कंटेंट में भी वो रेलेवेंट वर्ड्स आपके आने चाहिए। कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी भी हैं। कीवर्ड्स में क्या कह रहा है जी? कीवर्ड सर्च एंड टारगेटिंग, कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। सोचें कि कौन से कीवर्ड्स आप यूज करेंगे तो यूजर्स वो सेम सर्च करते हैं, यानी कि दूसरे लफ्जों में कि यूजर किन कीवर्ड्स की बेस पे सर्च कर सकते हैं। तो किन कीवर्ड्स की बेस पे सर्च करते हैं, वो जो मैंने आपको अभी तरीका बताया, उसमें से एक मेथड तो ये भी है, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन इसके अलावा बड़े प्रोफेशनल टूल्स भी अवेलेबल हैं। कुछ उनमें से फ्री हैं, कुछ पेड हैं। कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, टर्म फ्रेज सिलेक्शन, ऑन पेज टारगेटिंग। ठीक है जी। तो उसके कई एक मैकेनिज्म है, मेथड्स हैं, टाइटल्स हैं, मेटा टैग्स हैं, यूआरएल्स हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा टेक्स्ट, इंटरनल एंकर टेक्स्ट वगैरह। कीवर्ड्स के बाद कंटेंट। कंटेंट में क्या है जी? एक्सेसिबल क्वालिटी कंटेंट, यूनिक टेक्स्ट कंटेंट, इंटरनल लिंक आर्किटेक्चर, बॉट एक्सेसिबिलिटी, साइट मैप, यूआरएल स्ट्रक्चर। तो ये सारे मेथड्स हैं कि आप अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल, ऑन साइट यूजर एंगेजमेंट, फीचर्स, सोशल मीडिया एंड वायरल मार्केटिंग।
तो सोशल मीडिया पर भी आप अपना कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, ताकि 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 वहां पे भी आपके कंटेंट की प्रमोशन हो, मार्केटिंग हो। और उसके बाद एक लिंक्स है, लिंक बिल्डिंग, मैनुअल रिक्वेस्ट एंड लिंक क्रिएशन, स्केलेबल कंटेंट बेस्ड लिंक स्ट्रेटजीज। एनीवेज सिंपल इज दैट कि एसईओ पूरा एक ये सब्जेक्ट आप इसे कह सकते हैं, पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसको लर्न करना और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। लेकिन कुछ बेसिक्स अगर आप समझ जाएं तो काफी कुछ हम गेन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद अगला जो स्पेशलाइज किस्म के इसका वेब बेस्ड एप्लीकेशन में टॉपिक है वो है कंटेंट मैनेजमेंट। अच्छा, कंटेंट मैनेजमेंट कोई इतना स्पेशल या स्पेसिफिक किस्म का ये टॉपिक नहीं है। तो कंटेंट हमारा आपको पता है किसी भी किस्म का हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ठीक है जी। तो उनको मैनेज करना, लेकिन चूंकि कोर्स आउटलाइन में शामिल है तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं। कंटेंट मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज। ये सेट है प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज का जो क्या करते हैं, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं कंटेंट मैनेजमेंट में। दैट सपोर्ट्स द कलेक्शन, मैनेजिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म ऑफ मीडियम। किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको मैनेज करना और उसको पब्लिश कर देना। पब्लिश करने के बाद वो इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट है, वो सर्च इंजन की लिस्ट में अवेलेबल हो जाए। पब्लिश करने से मुराद ये है, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसको, जो आपने होस्टिंग, जहां पर आप अपने वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं वहां पर आप उसको लिंक करवा दें, अटैच कर दें, लाइव कर दें, अपलोड कर दें, ठीक है जी। When stored and accessed via computers, this information may be more specifically referred to as digital content. जब हम कंप्यूटर की बात करेंगे, चूंकि डेफिनेटली हम कंप्यूटर की ही बात कर रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को डिजिटल कंटेंट कहा जाता है, ठीक है जी। अब डिजिटल कंटेंट कई किस्म का हो सकता है, ये आपको पता है, ऑडियो, वीडियो वगैरह, images, text. Content management practices and goals vary by mission and by organizational governance structure. तो ये जो कंटेंट मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ये वेरी करता है। कोई इंडिविजुअल अपना कंटेंट मैनेज करना चाह रहा होता है, कोई कंपनी मैनेज करना चाह रही होती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल और कंपनी और किसी जो कॉरपोरेशन है, उनके चूंकि साइज में डिफरेंट है, उनके कंटेंट में डिफरेंस है, तो उनका जो प्रोसेस है वो उसी हिसाब से कॉम्प्लेक्स या स्मॉल, शॉर्टर हो सकता है, ठीक है जी। News organizations, e-commerce websites and educational institutions all use content management, but in different way. Even individuals follow or use content management. They have some different mechanism. Content management is an inherently collaborative process. Collaborative से मुराद क्या है, डिफरेंट इसके फेजेस होंगे, डिफरेंट इसमें पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे और उन सब की कोलैबोरेशन जरूरी है। It often consists of the following basic roles and responsibilities. लेकिन जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं या कॉरपोरेशंस हैं, उनके लिए अगर बेसिक हम ऑपरेशंस की बात करें कंटेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में, जो डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास फेजेस हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्रिएटर। क्रिएटर एक ऐसा पर्सन होगा या ऐसा डेजिग्नेशन होगा जो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग कंटेंट। ये कंटेंट क्रिएट कर रहा होगा किसी भी किस्म का। और अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कॉरपोरेशन है, बड़ा कोई ग्रुप है, तो डेफिनेटली फिर क्रिएटर डिफरेंट टाइप के होंगे। टेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर डिफरेंट होगा, इमेजेस टाइप का कंटेंट क्रिएटर डिफरेंट होगा, वीडियोस, ठीक है जी, क्लिप्स, जिफ, तो हर टाइप का क्रिएटर डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आजकल जितने भी बिजनेस हैं वो सारे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो शूज बेच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए पर्सन हायर किए हुए हैं जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। पुराने दौर में टेलीविजन पे एड्स चलते थे, वो आजकल भी चल रहे हैं, लेकिन आजकल ज्यादा
जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो डिजिटल मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया जो हमारे कई एक सर्वर्स है वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। और वो क्यों हो रही है वो आपके सामने है कि हम अगर आप अपनी ही बात करें तो हम आजकल उतना टीवी यूज़ नहीं करते, टीवी नहीं देखते जितना हम मोबाइल और सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है और उस पर इन्वेस्ट ज़्यादा किया जा रहा है। तो बहरहाल कंटेंट मैनेजमेंट में क्रिएटर एक रोल होता है, उसके बाद एडिटर है जो कि उस कंटेंट को जो क्रिएट हो चुका है उसमें कोई ना कोई अपडेशन एडिशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूनिंग द कंटेंट मैसेज एंड द स्टाइल ऑफ डिलीवरी इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन। ठीक है जी, वो उसको ट्यून करता है, वो डिफरेंट जो रीजन्स होंगे उनके लिए उसको लोकलाइजेशन यानी कि उस स्पेसिफिक रीजन के लिए चेंज कर सकता है। ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर सकता है, डिफरेंट इसमें फर्दर कुछ स्टेप्स या प्रोसेसेस हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरा बड़ा अहम जो रोल है, जो डेजिग्नेशन हो सकता है वो एडिटर का है। उसके बाद है पब्लिशर। पब्लिशर क्या करेगा, इसको लाइव करेगा। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द कंटेंट फॉर यूज। ठीक है जी, इसको वेब पर, इसको क्लाउड पर पब्लिश करवाएगा या करेगा, रिलीज करेगा। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एक्सेस परमिशंस टू folders, collections and files usually accomplished by assigning access rights to user groups or roles. Admins may also assist and support users in various ways. तो ये एक तो ओवरऑल प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेट भी कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, और ये डिफरेंट जो कंटेंट्स हैं वो किस किस ग्रुप को कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले होंगे, व्यू कौन कौन कर सकता है, वो सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद जो रोल है वो कंज्यूमर हैं, व्यूज हैं और गेस्ट हैं, या फिर हम लोग हैं जो कि डिफरेंट मीडियम्स को यूज करते हुए कंटेंट को देखते हैं। ठीक है जी, द पर्सन हु रीड्स और अदरवाइज कंज्यूम्स द कंटेंट आफ्टर इट इज पब्लिश्ड और शेयर्ड। अब यहाँ पर ये जो हमारा एक रोल है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट मीडियाज हैं, वहां पर जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है वो टारगेटेड मार्केटिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे बात की गई यूजर ग्रुप्स की। ठीक है, तो टारगेटेड से क्या मुराद है, आप मार्केटिंग इस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो एड है, जो आपका कंटेंट है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को डिस्प्ले हो। ठीक है, वो सिर्फ किसी खास रीजन में डिस्प्ले हो। तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में ये आज दो स्पेसिफिक टाइप के टॉपिक्स थे, इसकी एप्स थी, एप्लीकेशंस थी, एक सर्च इंजन और एक कंटेंट मैनेजमेंट। तो इसी कंटेंट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए कई एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए गए होते हैं, जो ऐसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सिर्फ कंटेंट को मैनेज करवा रहे हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।